नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम फीवर में। जुलाई 2019 का जो दूसरा पेपर था उसके मैं 30 क्वेश्चंस बाल विकास के आपके लिए लेके आया हूं। पहले वाला जो मैंने क्वेश्चंस 30 आपके लिए लाया था वो थे जुलाई 2019 के पेपर 1 के। ये दूसरे वाले पेपर के हैं। दोस्तों, आपको पहले वाला वीडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और फिर से मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मैं शुरुआत है मेरी कि मैं कैमरे के सामने हूँ, तो अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो उसे इग्नोर करिए और क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए जितना हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के लिए आपके लिए इंस्ट्रक्शंस लिख के आएंगे कि जो सही और सबसे उपयुक्त विकल्प है वो चुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, विकास में व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शंस हैं। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वता पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही चूज करना है कि विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। सिर्फ वंशागत विशेषताओं को ही हम बेस मान करके नहीं बोल सकते हैं, उसके साथ में क्या होना चाहिए, जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। इन चारों में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पे ध्यान दीजिए। आपके क्वेश्चन बीच में ऐसे ही आएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे कौन सा है, और 5वां क्वेश्चन आ जाएगा बीच में नहीं। और बच्चे क्या करते हैं, नहीं पर ध्यान न दे करके जो है उस पर टिक लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा कि विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ऐसा कहीं नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, समाज के साथ, पर्यावरण के साथ धीरे धीरे बच्चा सीखता है, उस तरीके से विकास होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, या लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको किताबों के साथ साथ कुछ खुद भी सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, बाकी और कुछ नहीं है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अक्सर आपने क्या देखा होगा, खास करके ये उस समय की बातें हैं, आजकल तो इतना नहीं है। जो बड़े बड़े स्कूल है उनमें तो आजकल सब बराबर पे है, बट जो पहले का टाइम जो हुआ करता था, यानी कि कुछ समय पहले, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में, कि जो टीचर्स हैं वो लड़कियों की तुलना में जो लड़के हैं उनसे ज्यादा मेल जोल रखना या ज्यादा उनसे क्रियाकलाप करवाना, तो ये सब और कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से ज्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन ये एक तरीके से शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण माना जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम। इन चारों में से प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख कौन सा है? हो सकता है ये चारों हो सकता है 2 हो, लेकिन प्रमुख पूछा गया है। इस शब्द पे भी ध्यान दीजिए। आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन पर भी उतना ही ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। प्रगतिशील शिक्षा के जो आंदोलन है उसने परंपरागत शिक्षा की कथित संकीर्णता और रीतिवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप 19वीं सदी के अंत में यूरोप और अमेरिका में आकार लेना प्रारंभ किया था। जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी। इस शिक्षा का उद्देश्य था बच्चे को पूर्ण शिक्षित और उसका शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक वृद्धि करना, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना। ये थी प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। तो इसमें क्या होता था, प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना एक प्रमुख अवधारणा है इस टॉपिक की, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृश्य रूप से बाधित, दृश्य मीन्स देखने में जिन्हें प्रॉब्लम है,
विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक टीचर को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि दृष्टि बाधित है तो खास करके जिन चीजों को छू करके वो महसूस करेगा तो उसे ज्यादा याद रहेंगी वो चीजें, और स्पष्ट रूप से बोलेंगे तो वो समझेगा क्योंकि उसे देखने में प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, अभी सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? 4 ऑप्शन है। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इन टॉपिक में जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। सहयोगात्मक अधिगम, इस शब्द पे ध्यान दें, और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, आपको ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? फिर से आपको वही पॉइंट्स आए हैं, सबसे अधिक, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हो सकता है बाकी के 4 ऑप्शन सही हो, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है वो पूछा है। समावेशी क्लास में मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विशिष्ट शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भी अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी। ये क्या है? मिलान युग्म है, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। और सृजनात्मक अधिगमकर्ता, अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे, अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रखने, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता यानी कि दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। आप क्वेश्चन समझने पहले ध्यान से, जैसे पहले एक टेबल मैंने पहले वाले जो वीडियो में बनाई थी उसी टाइप से बस ये टेबल है, इसमें नीचे ऑप्शन नहीं है। इसमें से ये पूछा गया है इन चारों में से मिलान, उसमें से अब जैसे मैंने पहले बताया था ना, जैसे ये वाला जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, ये उसमें था। इसी तरीके से आपको ये सब याद रखने हैं सिंगल सिंगल। अब आपसे इसमें ये पूछा गया है, जैसे पहली वाली लाइन हम ध्यान से पढ़ेंगे, इनमें ये पहले से ये पूछा गया कि कौन सा मिलान सही है, ठीक है ना? सही नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है। पठन अक्षमता यानी कि पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम है, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, और धारा प्रभाव, पढ़ने और लिखने में कमी, क्या ये दोनों का मिलान सही है? इसका मतलब यही है, ये पूछा गया है। और इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 भी इसमें है, सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे है, तो ये मिलान सही नहीं है, ठीक है। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, ये भी मिलान सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कमी लिखा है और यहाँ पर लिखा है अवधान बनाए रख सकते हैं। चौथा है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, यहाँ पर है श्रव्य और यहाँ पर है दृश्य, इनका मिलान भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कि पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, यानी कि जिनको पढ़ने में अक्षमता है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को बोलते हैं धारा प्रभाव, पढ़ने और लिखने में कमी। एकदम आसान था, बस आपको थोड़ा तोड़ तोड़ के आंसर्स को और क्वेश्चंस को समझना है। आपको थोड़ी सी पढ़ाई में भी कम से कम 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्न में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? कोई एक समस्या है, बच्चे उसको मूल और अपसारी समाधानों के साथ सॉल्व करते हैं, तो इस योग्यता को क्या बोलते हैं? मतलब ये कौन सी इसकी विशेषता है योग्यताओं की? क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की। तो इसका ऑप्शन एकदम इजी है, वो है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हैं, अधिगम अशक्तता वाले हैं, अहम केंद्रित है, वो तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और ये लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? मूल और अपसारी समाधानों के साथ। तो जिन बच्चों में सृजनात्मक जो कैपेबिलिटी होगी, यानी कि जो सोचने की क्षमता रखते होंगे, वही ये सब कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें और आराम से पढ़ें, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के। स्पीड अपने आप आ जाएगी, फिलहाल स्पीड पे ध्यान न दें।
एक्यूरेसी पर ध्यान दें, ठीक है। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं। उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। चौथा है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इन चारों में से संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं अंडरलाइन किया गया है, कौन सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर 3 है इसमें। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक शिक्षक को विद्यार्थियों को, इसके बाद रिक्त स्थान है, निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय फिर से रिक्त स्थान है। तो इनको बताइए आप शिक्षक को किस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किस चीज के बजाय? प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है क्योंकि पहले ऑलरेडी ऊपर एक लाइन आपने पढ़ी होगी, इस वाले में देखिए। ऑप्शन नंबर 3 में क्या था? अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तब प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन नंबर 4 में? अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, यानी कि अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन, यानी कि सीखने का जो लक्ष्य है ना उसके लिए प्रोत्साहित करें, ना कि प्रदर्शन वाले, शो ऑफ नहीं करना है। सेम यहाँ पर दिया है कि टीचर क्या करते हैं, वो प्रदर्शन पर फीडबैक दे देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? यहाँ पर भी ध्यान दें नहीं शब्द पर। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। तो इनमें से कौन सा है जो अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये नहीं होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन है और ध्यान रखें क्या पूछा है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। और चौथा है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का आपको बताना है, इसमें इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 नंबर ऑप्शन है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो आप समझ गए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। और बाह्य अभिप्रेरणा प्रतिफल परिणाम वाला व्यवहार है, यह एक प्रकार का क्रिया प्रसूति अधिगम अनुबंध है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है इस चीज को। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में क्लासरूम में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही देने चाहिए प्राइमरी क्लासरूम में, क्योंकि वहां पर बच्चों को सभी तरीके की सीख दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 निम्न रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं परिचर्चा। इन 4 में से आपको बताइए इनमें से कौन सी रणनीतियों में से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगे? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है और वो है अन्वेषण एवं परिचर्चा। एक टीचर के रूप में प्रत्येक परिस्थिति के लिए एक उपयुक्त समाधान नहीं होता है। अन्वेषण और परिचर्चा की रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और अपने स्वयं के विचारों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करने में, उनकी समस्या समाधान में, यानी कि ये सब जो कौशल होते हैं उनका विकास करने में सहायता करती है। इसीलिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16
निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। तो प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण कौन से इसमें से आपको ये बताने हैं। इसका है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये सभी जो हैं प्रभावी रणनीति के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कोरी पटिया या खाली स्लेट? खाली स्लेट का मीन्स बोलते हैं कोरा पेपर की तरह, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता हो। दूसरा है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या डाला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। या चौथा है लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को कौन से रूप में देखा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है एक समस्या समाधान करने वाला या फिर वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। एक जो मनोवैज्ञानिक थे मेजरो जे, इन्होंने क्या बोला था कि अधिगमकर्ताओं के संदर्भ के ढांचे को पहचानने और समस्याओं को पुनः परिभाषित करने के लिए अपनी कल्पनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला या फिर एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपनी क्लास में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार प्रतिभाशाली बच्चे हैं, एक मूक दर्शक होना और बच्चे जो करना चाहें उन्हें करने देना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 कि एक क्लास में टीचर को सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह की निगरानी भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट और विघ्न है। बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप बताइए कि बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं क्या होती हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक से ही लोग सीखते हैं, तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सही है कि बच्चों की गलतियां और भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होती हैं। जो शिक्षण अधिगम है वो एक संयुक्त प्रक्रिया होती है। इसमें एक शिक्षक यानी कि एक टीचर अधिगम आवश्यकताओं का आकलन करते हैं, विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को स्थापित करते हैं, शिक्षण और अधिगम की रणनीति विकसित, कार्य की योजना को लागू करना, ये सब चीजें होती हैं। निर्देश के परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। तो बच्चों की जो गलतियां हैं और भ्रांत धारणाएं हैं, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप या मानसिक उपकरण। यानी कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के तरीके को, यानी कि जैसे आप देखेंगे कोई बड़े बूढ़े लोग हैं वो किसी काम को करने से पहले अपने पुराने एक्सपीरियंस से विचार करते हैं, और वही अगर बच्चे भी करें तो पियाजे के अनुसार उस चीज को क्या कहा जाता है? तो वो है स्कीमा। ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। जीन पियाजे को बाल विकास पर उनके कार्य के लिए जाना जाता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रकृति और मानव बुद्धिमत्ता के विकास के बारे में एक व्यापक सिद्धांत भी है। जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं की ऐसी स्कीमा कहा जाता है जिसमें अनुभव से सही अर्थ निकालने के तरीके शामिल होते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन के आंसर तो बता देता हूँ, लेकिन उनके जो एक्सप्लेनेशन है कभी कभी जो कि मैं आपको अपने शब्दों में नहीं समझा पाता हूँ, तो उनको मेरी जो बुक है वहां से भी पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप उसे भूले ना कि इसका ये आंसर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्न में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? साम्य धारण, संरक्षण, बुद्धि या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब कोई एक उचित प्रश्न या सुझाव है जो कि किसी बच्ची या बच्चे को उसकी समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जा सकता है जिस पर वो अकेले जाती है। तो ये जो चारों में से किसको वो बता रही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 होता है
समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र एक अधिगमकर्ता बिना सहायता के क्या कर सकता है, यानी कि एक जो सीखने वाला बच्चा है वो बिना किसी हेल्प के क्या कर सकता है और मार्गदर्शन से वह आगे कितना जा सकता है, इसके बीच के अंतर को बताता है। जैसा कि उसमें बताया गया है क्वेश्चन में, वही सब चीजें हैं। तो अगर समीपस्थ या निकटस्थ विकास के क्षेत्र को पता चलना है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की समझ को उस बिंदु से कितना बढ़ाया जा सकता है किसी की हेल्प के साथ, और पहले वह कहाँ तक पहुंच रहा था, ये सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड। वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। लेव वाइगोत्स्की का जो कार्य है वो पिछले कई दशकों में संज्ञानात्मक विकास के बहुत से अनुसंधानों और सिद्धांतों की नींव बन गया है, विशेष रूप से जिसे सामाजिक विकास सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से सामाजिक परस्पर क्रिया के माध्यम से उच्च संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है, जहां भी वाइगोत्स्की आते हैं तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। इन कथनों में से कौन सा विकास और अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है वो आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो विकास और अधिगम के संबंध को सही तरीके से बताता है कि विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है अभी, निम्न में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पहला है सुरक्षित रखने की योग्यता, दूसरा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तीसरा है द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं और चौथा है सजीवात्मक चिंतन। इन चारों में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त क्रियात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का तीसरा चरण होता है। ठीक है, यह अवधि बाल्यावस्था तक की होती है। यह लगभग 7 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और लगभग 11 वर्ष की आयु तक रहती है, और इसकी तार्किक विचार और विकास की पहचान की जाती है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि सुरक्षित रखने की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्तियां प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, और चौथा है कौशलों का अर्जन। ऑप्शन नंबर 3 है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखा था। सभी ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित हैं। उदाहरण के लिए वाइगोत्स्की क्या मानते थे कि समुदाय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की क्या मानते हैं कि बच्चे जिस माहौल में बड़े होते हैं वह प्रभावित करेगा कि वे कैसे सोचते हैं और वे क्या सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाएं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्न में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों को समानता को बढ़ाने सामना करने के लिए, या फिर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, पुरुष और महिलाएं दोनों को गैर परंपरा दोनों को, यानी कि यहाँ पे किसी को अलग अलग करके जो रूढ़िवादिता है जेंडर के लिए उसको बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए और कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए।
वर्णन अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। सामाजिक अनुबंधन अधिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अधिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। क्वेश्चन बहुत टफ है, देखते हैं आप लोग कितने लोग हैं जो सही आंसर बताते हैं इसका। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, जो वर्णन अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत है इनके द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एवं व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं हैं दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक या प्रकृतिवादी। ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अंतर्वैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन से कारण होने चाहिए। अगर मूल्यांकन होता है एवेल्युएशन तो कौन से कारण उनमें सोचने चाहिए। बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो जो मूल्यांकन है उसके लिए कौन से पॉइंट को शामिल करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कि 2, 3, 4, पहले वाले को छोड़ के अगर पहले वाले को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो बच्चे के अंदर आपस में ही गलत फीलिंग आती है कि हमें अंतर कर दिया गया, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही इजी ऑप्शन है। तो ये चारों के चारों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है जो कि बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों ये तो थे 30 क्वेश्चन 2019 का द्वितीय पेपर था, उसमें से मैं सामाजिक विज्ञान के बाल विकास के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ में दोस्तों बताइए कि आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं, उनके आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बता दीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।